नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूं। आज का वीडियो जो हम करने वाले हैं वो है डिस्फेजिया पे, यानी कि फेजिया मीन्स खाना खाना। तो खाना खाने में जो अटकने लगता है उस पे हम आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अपने आप में जो सिम्टम है ना, खाना अटकना, ये कभी भी नॉर्मल नहीं होता। अगर किसी को फीलिंग आई है कि उसको खाना अटक रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव सिम्टम है, मतलब साइन है रादर कि आपकी जो तकलीफ कुछ ना कुछ वहाँ मिलने वाली है। और जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ जो सिम्टम्स हैं कि खाना अटकने के साथ और क्या तकलीफ हो रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके कारण कई बार बहुत गंभीर भी होते हैं, और इसलिए अगर हल्का सा भी खाना अटक रहा है, बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसको ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत होती है। तो डिस्फेजिया जो है कॉमन भी है, पेशेंट्स में होता है, और मोस्ट कॉमनली साधारण कारण ही होते हैं। पर कुछ लक्षण ऐसे आते हैं जिनसे हम तय कर सकते हैं कि ये साधारण नहीं है, इसमें गंभीर बीमारी हो सकती है। ज़्यादातर जो डिस्फेजिया है वो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, जो रिफ्लक्स डिजीज़ है, जो एसिडिटी है, गैस बनती है, उसके साथ ही आता है थोड़ा सा। देखिए, इसको शुरू करते हैं हम यहाँ से कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना मुंह में लेने के बाद जो गुटकते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ओरोफेरिंजियल फेज बोलते हैं हम, यानी कि खाने को जैसे हमने मुंह से फेरिंग्स, जो प्राइमरी पार्ट है यहाँ पे गले के पास, इस फेज में जो हम गुटकने की प्रोसेस शुरू करते हैं, और उसके बाद जो फिर फूड पाइप में खाना आने के बाद जो वो नीचे जाता है, इस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं रुकावट आ रही है या तकलीफ हो रही है तो इसको हम डिस्फेजिया बोल सकते हैं, यानी खाना अटक रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान होता है। ओरोफेरिंजियल, जो इसमें दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। जो खाना अटक रहा है इसमें अगर ये ध्यान दिया जाए कि किस समय अटकता है, तो उसके लिए अगर हम नॉर्मल समझे कि खाना गुटकने की जो प्रोसेस है वो क्या है, हमने चबाया खाना और उसको स्वेलो किया, तो विद इन अ सेकेंड तो यहाँ से आगे निकल जाएगा, और अगले 5 से 7 सेकेंड में, मैक्सिमम 10 सेकेंड में खाना पूरे फूड पाइप से होते हुए नीचे स्टमक में पहुँच जाता है। तो ये जो काम है सेकेंड्स का है। आपके डॉक्टर भी आपसे विद इन सेकेंड्स पूछेंगे कि कब आपको लगता है कि खाना अटक रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। यदि खाना स्वेलो करते साथ ही अटक रहा है तो प्रॉब्लम ऊपर ही। आप स्वेलो तो कर पा रहे हैं, गुटक तो गए हैं, पर आगे जाके कहीं अटक रहा है तो बीच में लगता है, नीचे लगता है, उससे भी काफ़ी हद तक आपकी बीमारी का अंदाज़ा लग सकता है। इसके साथ ही जो है खाना, किस तरह का खाना अटक रहा है वो आपके डॉक्टर ज़रूर पूछेंगे। अगर जैसे पानी पीने में भी तकलीफ हो रही है कि पानी पिया और वो भी नहीं गुटक पा रहे हैं, तो फिर ये डिफरेंट कॉज है। और अगर खाना खाने में सॉलिड जो चीज़ें, जैसे हम बोलें कि कुछ चबा के खा रहे हैं, गुटक रहे हैं, वो अटकते हुए जा रही है तो प्रॉब्लम अलग है। पानी पी पा रहे हैं, सॉलिड अटक रहा है, तो जनरली मैकेनिकल कॉजेज होते हैं, यानी कि कुछ रुकावट आ रही है कहीं ना कहीं। और अगर खाना खा पा रहे हैं, जो वेट से तो नीचे जा रहा है लेकिन पानी क्योंकि हल्का वो नहीं जा रहा है, तो जनरली इसमें हम फिर उसको मोटर डिस्फेजिया बोलते हैं, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है, जो कॉन्ट्रैक्शन होकर नीचे जाना, वो किसी कारण से कमज़ोर हो गई है। अब ये दो चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूरी बीमारियाँ बदल जाती हैं। जो मोटर डिस्फेजिया, कॉन्ट्रैक्शन पावर अगर कम हुई है तो उसके कारण अलग हैं। जनरली ये मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ मिलती है। जैसे किसी को लकवा लग गया है तो उसका खाने के साथ अगर पैरालिसिस हुआ तो यहाँ की पावर भी गई, तो वो खाना अटकने में, स्लरिंग, मुंह से थूक आने लगता है, गुटक नहीं पा रहे हैं। या डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि उनको एक समय के बाद थोड़ा तकलीफ आने लगती है। पार्किंसंस के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है कि खाना नहीं स्वेलो कर पा रहे हैं ठीक से, या नाक से बाहर आ जाता है। इसके अलावा एक बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस, अनकॉमन है बहुत, लेकिन उसमें भी ऐसे होता है कि खाते खाते वो खाना फंसने लगता है। तो जो मोटर डिस्फेजिया है, जो न्यूरोमस्कुलर या कॉन्ट्रैक्शन पावर के कारण जाता है, वो बेसिकली मसल्स के कारण है। वो जनरली बिनाइन होता है, गंभीर नहीं होता है, लेकिन उसको ठीक करना कभी कभी मुश्किल भी होता है, पर दवाइयों से ज़्यादातर बात बन जाती है। एक कॉमन कारण जो ज़रूर मैं बोलूँगा उसमें है, जैसे कि जिसको बोलते हैं एक्लेजिया कार्डिया। एक्लेजिया एक, मतलब इट्स अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। जनरली यंग एज में ही होती है, पर कभी कभी मिडिल एज, लेट एज में भी पता चलती है। और उसमें होता यही कि आदमी खाना यहाँ से तो गुटक लेता है, पर फूड पाइप नीचे जाने के बाद ये जो नीचे का जो वाल्व है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये रिलैक्स नहीं हो पाता है, तो खाना नीचे नहीं जाता बल्कि आपके छाती में, फूड पाइप में इकट्ठा होने लगता है। अब ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइट है, कितनी जल्दी सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, तो खाना यहाँ रहता है, धीरे धीरे रिश्ता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ रखे रहने के कारण पेशेंट के, जब वो सोता है तो सोते समय नाक से बाहर भी आ जाता है, मुंह से भी बाहर आ सकता है, या एक दो दिन पुराना खाना भी निकल के आता है।
तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मोटर डिसऑर्डर है, खाना ले तो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल कॉजेज़। मैकेनिकल कॉजेज़ यानी कॉन्ट्रैक्शन पावर तो ठीक है, लेकिन अब वहाँ वाक़ई में कुछ कारण से रुकावट आ गई है। अब ये जो चीज़ है ये जनरली गंभीर भी होती है। जैसे कुछ लोगों में एसिडिटी और छाले बनते हैं, तो वो छाले एसिडिटी की जो प्रोसेस है, क्योंकि एसिड तो डेली बनना है, हमें डेली खाना खाना है क्योंकि, तो अगर आपकी टेंडेंसी है रिफ्लक्स की, तो वो वहाँ पे एसिडिटी छाले बनते हैं और फिर उनमें हीलिंग भी होती है, दवाइयाँ देते हील हो जाता है। लेकिन अगर ये हीलिंग की प्रोसेस और फिर से छाले बनने की प्रोसेस लगातार कुछ सालों तक चले, तो वहाँ पे नैरोइंग आने लगती है, फाइब्रोसिस के कारण स्ट्रिक्चर बनने लगता है, जो बहुत कॉमन कारण है। इसको हम पेप्टिक स्ट्रिक्चर बोलते हैं, और उससे रुकावट पेशेंट को एक समय के बाद आती है। ज़्यादातर इसमें वेट लॉस नहीं होता, पेशेंट को खाना अटकता है और जलन की महसूस होती है, जो लंबे समय से चल रही होती है। इसका डायग्नोसिस बड़े आसानी से एंडोस्कोपी से बन जाता है। इसके अलावा मैकेनिकल कॉजेज में जो है अनकॉमन है, लेकिन जैसे आउट पाउचिंग बोलते हैं हम, डायवर्टिकुला बोलते हैं, यानी खाने की नली जो है उसमें कुछ एबनॉर्मल आउट पाउचिंग सी हो गई, एक पाउच सा बन गया है, उसमें खाना जाता है, अटक अटक के चला जाता है। कई बार इसमें एबनॉर्मल साउंड्स भी आते हैं, गर्गलिंग साउंड्स, गुटकते समय गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि डिस्फेजिया जो है ये कई बार अर्ली सिम्टम होता है कैंसर का। मोस्ट ऑफ द टाइम तो डिलेड होता है, पर अटकने में कैंसर की शुरुआत में भी ऐसे ही महसूस होता है कि खाना अटक रहा है, क्योंकि कैंसर ग्रो करता है, फूड पाइप में नैरोइंग आती है और खाना फिर अटकते हुए जाता है। तो जनरली सॉलिड से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लिक्विड से कम होती है। बीमारी बढ़ जाए ज़्यादा, कैंसर ज़्यादा ग्रो कर जाए, तो फिर लिक्विड भी रुकने लगता है और वो जनरली एडवांस कैंसर होता है। इसके अलावा जो है वेब्स होते हैं, रिंग्स होती हैं, जो अनकॉमन है थोड़ा सा, प्लमर विल्सन सिंड्रोम बोलते हैं। कुछ नहीं, नेचुरली एक म्यूकोजल रिंग बन जाती है, उस रिंग के कारण कभी कभी इंटरमिटेंट खाना अटका हुआ सा महसूस होता है। वो ज़्यादा बन जाए तो उसके साथ जो प्लमर विल्सन सिंड्रोम बोलते हैं, पेशेंट को खून की कमी भी आने लगती है। डिस्फेजिया जनरली आप ये समझ लें कि अगर हो रहा है खाना अटकने का, तो इसमें कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर है। अगर खाना अटक रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा डिस्फेजिया का एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो फूड पाइप का कंप्रेशन, मतलब जैसे मैंने बोला फूड पाइप चेस्ट से पूरा नीचे खाने की नली में जाता है, तो ये जो फूड पाइप है अगर ये बाहर के किसी स्ट्रक्चर से कंप्रेस हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम लिम्फ नोड्स होते हैं या बाहर के कैंसर हो सकते हैं, लंग कैंसर हो सकते हैं, वो अगर फूड पाइप को दबा रहा है तो भी खाना अटकने लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों में सिर्फ एसिडिटी होने के कारण खाना अटकने का महसूस होता है। वहाँ ना तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, ना मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर भी उनको एक सेंसेशन बना रहता है यहाँ गले के नीचे कि मेरा खाना यहाँ पे फंस रहा है या कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबस सेंसेशन। ये बेसिकली फूड पाइप के जस्ट नीचे शुरुआत में यहाँ महसूस होता है, और सबसे टिपिकल चीज़ होती है कि ये खाना खाते समय नहीं होता है, जब आदमी खाली बैठा होता है, खाना नहीं खा रहा होता है, फ्री माइंड होता है, तब उसको ये ज़्यादा महसूस होता है। इसको इसलिए ग्लोबस सेंसेशन बोलते हैं। जनरली इसमें जांचें सब नॉर्मल आती हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये एसोसिएटेड होता है आपके एसिडिटी से, तो उसकी दवाइयों से ही इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है। आई होप कि डिस्फेजिया की ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कारण मैंने समझाने की कोशिश की है। इसका डायग्नोसिस बहुत आसानी से बनता है। अगर डिस्फेजिया हो रहा है और आपके डॉक्टर को लगता है तो वो हो सकता है आपकी बेरियम स्टडी कराएं या एक एंडोस्कोपी करके देख लें, सीधे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और कभी कभी इसमें सीटी स्कैन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इलाज कारण पर निर्भर करता है। यदि एसिडिटी है तो सिंपल दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। मोटर डिस्फेजिया है तो उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। लकवा लगा है, डायबिटीज़ है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, तो उनकी दवाइयाँ हैं, ग्रेजुअली रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वो समटाइम्स दे आर प्रोग्रेसिव, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते हैं। एसिडिटी के साथ एसिड की दवाइयों से काम बन जाता है। एक्लेजिया अगर है तो उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। कैंसर है, अर्ली डिटेक्ट हो गया, जड़ से इलाज हो सकता है, यानी ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। एडवांस्ड है तो उसमें कीमो रेडिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कहने का मतलब है कि डिस्फेजिया जो सिम्टम्स है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे हैं तो इसका इलाज भी अलग तरह से होता है, पर पहले ज़रूरी है इसके कारण को समझना, जड़ को समझना, उसके बाद ही इलाज आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर इसके बाद भी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।